नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की खबरें। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हालांकि इस बिल के बारे में सरकार लगातार अपना पक्ष भी रख रही है कि इससे किसी का उत्पीड़न नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में इस बिल का समर्थन करते हुए इसका विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया है। साथ ही मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने काकोरी कांड के शताब्दी महोत्सव और मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी जानकारी साझा की है। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, इस बार जो है काकोरी कांड का शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, साथ ही हर घर तिरंगा अभियान, मदरसों में भी खास तैयारी है, क्या है? निश्चित तौर पे मदरसे में और हम इस आज़ादी के महोत्सव को पूरे धूमधाम से मनाएंगे। काकोरी एक्शन की जो घटना थी उसको भी 100 वर्ष पूरे होने को हैं, उसकी भी स्वर्ण शताब्दी का ये वर्ष है, उसको भी धूमधाम से मनाएंगे। मदरसे के बच्चा हमारे देश के विकास में सहभागी बने, देश की उन्नति में सहभागी बने, हमारी सरकार की सोच है। और मदरसे का बच्चा मुख्य धारा से जुड़ के विकास, तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़े, इस नियत के साथ हम काम कर रहे हैं। आपकी सरकार तो वैसे भी कहती रही एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान, लेकिन मदरसों में खास क्या इंतजाम किए गए हैं 13 से 15 अगस्त के बीच में? देखिए, हर घर तिरंगा अभियान से मदरसा जुड़ेगा। उत्तर प्रदेश के हर मदरसे में तिरंगा लगेगा। इसके साथ साथ आज़ादी के तराने भी गाए जाएंगे और देश के जो सेनानी रहे हैं, जो वीर शहीद रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करके हम देशभक्ति के अलग अलग जगाने का काम करेंगे। सवाल ये कि जो संसद में बिल पेश होने वाला है, समाजवादी पार्टी वक्फ बिल का विरोध कर रही है। इस वक्फ बिल का विरोध करना जैसे कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी अगर मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट चाहती है तो उसको भी मोदी सरकार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुस्लिम समाज के विकास के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, निश्चित तौर पर हमारी सरकार ज़रूर करेगी। आपने सुना दानिश आज़ाद अंसारी जी को। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य तथा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से हाल में दिए गए फैसले के अनुरूप यदि आदिवासियों का उप जनजातियों में वर्गीकरण करने के साथ राज्यों द्वारा क्रीमी लेयर का निर्धारण किया जाता है तो इससे न केवल आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति नष्ट हो जाएगी, बल्कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी है। श्री तिर्की ने इस मामले पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की मांग करते हुए कहा कि यह देश के 13 करोड़ आदिवासियों से सीधे सीधे जुड़ा मामला है जो इससे प्रभावित होंगे। श्री तिर्की ने कहा कि हालांकि यह न्यायालय का मामला है, लेकिन फिर भी इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी को अपने राजनीतिक स्वार्थ के तहत अपने राजनीतिक हित को गलत तरीके से साधने में ही मदद मिलेगी, जहां वह आदिवासियों को सामाजिक स्तर पर तोड़ना चाहती है। साथ ही आदिवासियों के बीच दीवार खड़ी कर अपने हिंदुत्व की धार को मजबूत करना चाहती है। तिर्की ने कहा कि भाजपा बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आदिवासियों की जमीनी स्थिति के साथ उनकी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, सामाजिक स्थिति और आर्थिक परिस्थिति के संदर्भ में जानबूझकर आदिवासियों का पक्ष मजबूती के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया, जिसके कारण ऐसा निराशाजनक निर्णय सामने आया है। तिर्की ने भी यह भी कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाए तो इसे जनजातीय समुदाय हाशिए पर चला जाएगा। अड़तालीसवीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के कार्य क्षेत्र भारत नेपाल सीमा चौकी हरने के जिम्मेवारी के इलाके में
भावा सीमा चौकी हरने के जवानों द्वारा विशेष के गश्ती ड्यूटी के दौरान अचानक से की गई कार्यवाही में भारतीय नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 280-23 से 800 मीटर भारतीय क्षेत्र में एक व्यक्ति हर्षवर्धन मेहरा, जिसकी उम्र होगी 22 वर्ष, सुपुत्र देवेंद्र राम, वार्ड नंबर 5 हरने, डाकघर एवं पुलिस थाना हरलाखी जिला मधुबनी को प्रतिबंधित दवाइयों जैसे कि ट्रिपोलिडीन, हाइड्रोक्लोराइड एंड कोडीन फॉस्फेट सिरप, एक्सीपोलिन 100 ml और 150 बोतलों के साथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त व्यक्ति स्कूटी पर प्रतिबंधित दवाइयां लेकर जा रहा था। एससी बल के जवानों को उक्त व्यक्ति के ऊपर संदेह होने पर उसे रोककर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास स्कूटी में रखी हुई उपरोक्त दवाइयों का बरामद किया गया। दवाइयां के बाबत पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति दवाइयां के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर जवानों द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब्त की दवाइयों, बरामद स्कूटी एवं गिरफ्तार संदिग्ध व्यक्ति को अग्रिम कार्यवाही हेतु हरलाखी थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। भारत नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सशस्त्र सीमा बल लगातार अभियान चला रही है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार अभियान चलाकर सीमा पर होने वाली अवैध गतिविधियों को रोका जाएगा। बालूघाट पर बीते रात 6 गाड़ियों में हुए आगजनी मामले की जांच करने रांची जोन के आईजी अखिलेश झा घटनास्थल पर पहुंचे। बालू का डंप देखकर आईजी के होश उड़ गए और उन्होंने ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल को बालू के अवैध कारोबार पर रोक को लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं बुड़मू इलाके के सक्रिय उग्रवादी संगठनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया और इस घटना में संलिप्त अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को कहा है। इस पूरे मामले में आईजी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। अनुसंधान में जुटे पदाधिकारियों को कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं और करोड़ी की अवैध उगाही के कारण छापर बालूघाट उग्रवादियों और अपराधियों का चरम अड्डा बन चुका है। आए दिन यहां कभी उग्रवादी तो कभी अपराधी वाहनों में आगजनी करते हैं। इस पर लगाम लगाना झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। बुड़मू छापर घाट में टीएसपीसी, जेजेएमपी पांडे गिरोह, अमन साव गिरोह, आलोक जी गिरोह, वीएस तिवारी गिरोह और पूर्ण रूप से सक्रिय है। इन गिरोह को अवैध उगाही की राशि दी जाती है। लखनऊ नगर निगम के मार्ग प्रकाश विभाग में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जोन 3 और जोन 7 के लगभग 200 लाइटिंग पोल गायब हैं। ये लाइटिंग पोल पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे तक लगे थे। पिछले 2 सालों में इस मार्ग पर 3 ओवरब्रिज बनाए गए हैं और इस मार्ग के ठीक बीच में बन डिवाइडर पर लगे लाइटिंग पोल कहाँ गए? लेकिन 46 खंभों का दिया जवाब, बाकी खंभों का नहीं दिया जवाब और पोलों का जवाब नगर निगम के जिम्मेदारों के पास भी नहीं है। नगर निगम का मार्ग प्रकाश विभाग इन दिनों सुर्खियों में है और खुली तारों से लेकर क्षतिग्रस्त खंभों ने निगम की साख को बट्टा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब मार्ग प्रकाश विभाग में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और बता दें कि जोन 3 और जोन 7 इनमें सीतापुर मुख्य मार्ग जो शहर के बीच से होकर जाता है उसमें पिछले 2 सालों में 3 ओवरब्रिज का निर्माण हो चुका है।
इन ओवरब्रिज के बनने से पहले इस मार्ग के बीच में बने डिवाइडर पर निगम के लगभग 240 लाइटिंग पोल लगे हुए थे, जिन्हें क्षेत्र में तैनात अवर अभियंता को ब्रिज बनने से पहले हटाना था और ये लाइटिंग पोल हट भी गए। लेकिन ये लाइटिंग पोल वहां से हटाने के बाद कहां गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आइए एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर। लखनऊ मार्ग प्रकाश में कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला हुआ है। आपको बता दूं, हॉर्नबिल टीवी ने इस मार्ग प्रकाश को लेकर कई बार खबर प्रकाशित करी और पॉलिटेक्निक से लेकर इंजीनियरिंग चौराहे तक का 250 पोल लगे थे और उन पोलों में से 46 पोलों का जवाब दिया गया, क्योंकि पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग चौराहे तक एक ब्रिज बनाया गया है जो NHAI के द्वारा बनाया गया है और उससे पहले वहाँ पर डिवाइडर्स लगे थे, उस पर पोल लगे थे। वो पोल गायब हो गए हैं। इसकी जानकारी जब हमें प्राप्त हुई तो हमने उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी। कई बार हॉर्नबिल टीवी ने इस खबर को प्रकाशित किया, लेकिन उसके बाद उन जिम्मेदारों ने अभी तक कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। सिर्फ 46 खंभों का जवाब दिया और 150 बचे जो खंभे, उनका अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर जवाब नहीं दिया। यहीं पर ये नगर निगम का मुख्यालय, यहीं से वो जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने लाइटें लगवाई थी। अब वो मुख्यालय पर बैठे हैं और वो लाइटें गायब हो गई, पोल गायब हो गए हैं। ऊपर से लेके नीचे तक कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यही जो ईशान पांडे हैं उनसे भी कई बार पूछा गया, लेकिन उन्होंने भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। अपर नगर आयुक्त, चीफ इंजीनियर कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिरकार वो जो गायब पोल थे वो कहाँ गए, क्योंकि वो जो ब्रिज बना है पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग चौराहे तक का, वो जोन 3 मार्ग प्रकाश और जोन 7 लगता है नगर निगम का। लेकिन वो दो जोन में जिस तरीके से जो पोल्स गायब हुए, लाइटें गायब हुए, उसका कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे। आखिरकार मार्ग प्रकाश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जिम्मेदार जवाब नहीं दे पा रहे हैं। महीनों से इनसे पूछा जा रहा है, लगातार इनको बताया जा रहा है, उसके बाद भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे। आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है कि जो जिम्मेदार बैठे RR पे चाहे मुख्यालय पे बैठे, उसके बाद अगर जवाब नहीं दिया जा रहा तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर वो भ्रष्टाचार दिखाई देने लगा है कि मार्ग प्रकाश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो अधिकारी है वो लगातार पलीता लगाते हुए नजर आने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मार्ग प्रकाश की लापरवाही आती है, आए दिन सामने कहीं मार्ग प्रकाश की लाइटें बंद रहती तो कहीं तार खुली रहती, कहीं पोल क्षतिग्रस्त रहते, कहीं लाइटें गायब रहती है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन इन जिम्मेदारों को दे दी जा चुकी है। हॉर्नबिल टीवी ने इस चीज को कई बार प्रमुखता से दिखाया है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रहे। आखिरकार कब जवाब देंगे, वो कब पोल वापस आएंगे, क्योंकि सिर्फ 46 पोलों का आंकड़ा दिया है। आप समझिए, 46 पोल का आंकड़ा देने का मतलब 200 पोल गायब हुए तो 46 का क्यों मुहैया का है, ये बड़े सवाल खड़े होने लगे। क्योंकि मार्ग प्रकाश कहीं ना कहीं अब दायरे में फंस चुका है और भ्रष्टाचार जो हुआ है वो कहीं ना कहीं जांच का विषय भी बन चुका है। अब देखना होगा क्या होता है, ये अब देखना होगा क्या होता है। आखिरकार क्या अधिकारी कोई कार्रवाई करते हैं या कोई जांच के आदेश, क्योंकि इस पर अपर नगर आयुक्त जो लाइटिंग के हैं उन्होंने कई बार चीफ इंजीनियर से कहकर जांच करने के आदेश दिए, लेकिन कोई भी जांच के आदेश नहीं है, कोई लेटर नहीं मुहैया कराया गया। जो FIR ईशान पांडे यही है जो उनसे कई बार उन्होंने कहा FIR करा दी, कोई FIR की कोई कॉपी अभी तक नहीं दी। उनसे कई बार मांगा गया, लेकिन वो पल्ला झाड़ते नजर आए। आखिरकार साफ तौर पर दिखाई देने लगा है मार्ग प्रकाश में लापरवाही हुई है। और इस मुद्दे पर जो पोल स्टोर जई होता मार्ग प्रकाश में, स्टोर जई से हम लोगों ने पूछा कि हॉर्नबिल टीवी ने पूछा कि वो पोल्स कहाँ हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि स्टोर में कोई पोल जमा नहीं कराया गया है। तो आखिरकार मार्ग प्रकाश के स्टोर में कोई पोल नहीं जमा कराया गया, तो वो पोल कहाँ गए, कौन उठा ले गया, किसकी लापरवाही से पोल गायब हुए, कौन था, बड़े सवाल खड़े होने लगे। अब देखना होगा क्या कार्रवाई होती है, जांच का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सरल और बेहतर बनाने के लिए लखनऊ में पुराने मुख्यमंत्री कार्यालय एनेक्सी के सभागार में बिल गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन और यूपी स्वास्थ्य विभाग के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। पूरा कार्यक्रम डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यूपी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री
मयंकेश्वर शरण सिंह समेत स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी और बिल गेट्स फाउंडेशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि बिल गेट्स मिलिंडा फाउंडेशन लगातार से यूपी में स्वास्थ्य विभाग से मिलकर काम कर रहा है। मकसद है कि आने वाले 5 साल में स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में बड़ा सुधार करना, ताकि इन सेक्टर्स में प्रदेशवासियों को किसी दिक्कत का सामना न उठाना पड़े। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के मध्य एक मर्मंडबाब कॉपरेशन 5 साल के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, और पिछले 5 वर्षों में जो काम हुआ है उस पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया है, और आने वाले दिनों के लिए एक बड़ा प्लान तैयार करने के लिए हमने कहा है। मुझे पूरी उम्मीद है फाउंडेशन के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और भी बेहतर हो सकेंगी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर लेवल 4 के डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग आप लोगों ने कराई है उसमें हमें बहुत फायदा मिला है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में एक्सेस के साथ मिलकर आप लोगों ने काम किया, मरीजों तक पहुंच बढ़ाने में उसमें हमें काफ़ी सहायता मिली है। वो जो आपका हमारा सेंट्रल कमांड सेंटर है वो इन्हीं के फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन के साथ आप लोगों ने इसको एस्टैब्लिश किया है, मदद की। बहुत से ऐसे और काम हैं जो जैसे केयर ऐप भी इन्हीं की मदद से हम लोग बना पाए। सो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो हमने जब भी कहा कि हमें इक्विपमेंट्स को मेंटेनेंस को देखने के लिए हमें सेंट्रलाइज पोर्टल चाहिए, ये इनके कभी पीछे नहीं बैठा, वो तुरंत उन्होंने बताया कि हाँ ये हो सकता है, करेंगे। DBDMS इनके माध्यम से हो, तो बहुत से ऐसे डिजिटल इंटरवेंशंस हैं जिसकी वजह से हम लोगों को मॉनिटरिंग करने में सुविधा हुई। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इनके जो संस्था है जबाइगो के माध्यम से हम काम करते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर बहुत बड़ी संख्या में बहुत कम समय में क्रियाशील हुए हैं। टेलीकंसल्टेशन जो बढ़ा है उसमें इनके जो संस्था जबाइगो का भी रोल है। परंतु गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने के बाद केंद्र पर विपक्ष के चौतरफा हमले के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में विधेयक का बचाव किया और कहा कि यह किसी भी धार्मिक संस्था का स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस सदन के मेंबर्स को इस महत्वपूर्ण बिल में उन्होंने जो नोटिस दिया उसको एडमिट करके बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं इनका नोटिस क्यों स्टैंड नहीं करते हैं और जो भी पॉइंट्स उन्होंने यहाँ ऑब्जेक्शन के तौर पर रेज किया यहाँ उसको एडमिट क्यों नहीं करना चाहिए, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। उसके बाद जितने भी इश्यूज आज यहाँ उठाए गए हैं उसको मैं आपके अनुमति से विस्तार से एक पॉइंट का मैं जवाब देना चाहूंगा। और मैं ये मानता हूं, विश्वास है कि मेरे बात को ध्यान से सुनने के बाद अंत में इन्होंने जो भी आशंकाएं व्यक्त किए हैं या गलत तरीके से यहाँ बातें बताया गया है, सब चीज को मैं दूर करूंगा। और मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस बिल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद इस हाउस के जितने मेंबर्स हैं सब इस बिल को समर्थन जरूर करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी, अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।